एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी एपेक का वर्ष 2025 का शिखर सम्मेलन साउथ कोरियन सिटी क्योंजू में हो रहा है। यह शिखर सम्मेलन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा स्किप कर दिया गया और वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें शामिल होकर के अमेरिका के आर्थिक उदारीकरण के चेहरे को विश्व के सामने पेश करना चाहते हैं। इसलिए ये शिखर सम्मेलन विशेष रूप से खास हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले एपेक के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जब हम एपेक की बात करते हैं यानी एपीईसी एपेक की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। यानी ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि आर्थिक सहयोग के माध्यम से डालने की कोशिश करता है। इसका उद्देश्य भी यही है, एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच के रूप में इस प्रकार से काम करना ताकि एशिया पैसिफिक क्षेत्र के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को, आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे आर्थिक विकास की बेहतर पृष्ठभूमि निर्मित हो। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1989 में। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सदस्य देशों की संख्या है 21। भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत का दर्जा क्या है? इसमें एक ऑब्जर्वर का है, एक पर्यवेक्षक राष्ट्र का इसमें दर्जा है, यानी भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य क्यों नहीं है, इसको हम जानेंगे। सबसे पहले 21 देशों को जान लेते हैं। तो एशिया पैसिफिक के देश हैं। अगर हम पैसिफिक ओशन के पूरब की तरफ देखें तो कौन से देश इसमें आते हैं? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में कनाडा आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आता है, मैक्सिको आता है, पेरू साउथ अमेरिका से आता है, चिली, पेरू और चिली साउथ अमेरिका से आते हैं। इसके अलावा इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, ब्रुनेई दारुसलाम, फिलीपींस, हांगकांग, चाइनीज ताइपेई जिसको आप ताइवान के नाम से जानते हैं, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया, रशिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन, वियतनाम इसके अंतर्गत शामिल है, थाईलैंड भी शामिल है, मलेशिया शामिल है और सिंगापुर भी शामिल है। इसका जो केंद्र है यानी इसका जो सचिवालय है एपेक को संचालित करने का, वो केंद्र कहां पर है? सिंगापुर। आप कह सकते हैं कि इसका मुख्यालय या आप कह सकते हैं कि सचिवालय सिंगापुर में है, वहीं से इसकी गतिविधियों का सामान्य रूप से संचालन होता है। और वर्ष 2025 का इसका शिखर सम्मेलन कहां पर हो रहा है? साउथ कोरियन सिटी क्योंजू में चल रहा है। भारत एक पर्यवेक्षक राष्ट्र है। वस्तुतः भारत में जब आर्थिक उदारीकरण की नीति 1991 में अपनाई गई, तब भारत ने इसमें शामिल होने का प्रयास किया था। भारत की कोशिश थी कि वो भी एपेक में शामिल हो, लेकिन एपेक के कुछ सदस्य देश भारत की सदस्यता के समर्थन में थे और कुछ सदस्य देश भारत की सदस्यता के समर्थन में नहीं थे, क्योंकि इसकी स्थापना उस समय की गई थी एक ऐसे क्षेत्रीय आर्थिक मंच के रूप में जिससे एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ावा दे। लेकिन भारत में 1991 में तभी आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी और कुछ देशों का मानना था कि भारत में अभी भी व्यापार को लेकर के बहुत से नियम हैं, बहुत से इस प्रकार से प्रतिबंध हैं जिससे इसकी सदस्यता नहीं दी जा सकती। हालांकि तब भी कुछ देश भारत की सदस्यता का समर्थन करते थे। फिर बाद में भारत ने अपने आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र को बहुत बड़े स्तर पर खोला, लेकिन तब भी भारत अब तक इसका सदस्य नहीं बना है। उसका एक कारण यह भी है कि 1997 में एपेक ने अपनी सदस्यता को बंद कर दिया, यानी ये निर्धारित किया कि अब इस संगठन में किसी भी अन्य देश को शामिल नहीं किया जाएगा। और ये काम उसने 15 वर्षों के लिए किया था, यानी वर्ष 2012 तक उसका ये नियम समाप्त हो जाना था। लेकिन किसी न किसी रूप में अभी तक ये नियम चल रहा है और एपेक की सदस्यता किसी भी अन्य देश को नहीं दी गई है। इसमें 21 सदस्य देश ही शामिल है और भारत इसमें अभी तक शामिल नहीं है। लगातार एपेक एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में काम करता रहा है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के रूप में काम करता रहा है। इसके सामने कई चुनौतियां हैं। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इस क्षेत्र में नौकरियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बड़े स्तर पर पड़ सकता है। तो इन देशों के सामने एक प्रमुख चुनौती है। इन देशों के सामने एक प्रमुख चुनौती एपेक देशों के सामने जनसंख्या में गिरावट भी है। जैसे जापान, साउथ कोरिया और रशिया जैसे देशों में अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो वृद्ध पॉपुलेशन है उसकी संख्या बहुत बढ़ गई है और यहाँ जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बेहद कम है। साउथ कोरिया और जापान विश्व की सबसे निम्नतम टोटल फर्टिलिटी रेट में शामिल आते हैं, टीएफआर में शामिल आते हैं, जहां पर जन्म दर भी बेहद कम हो चुकी है। और जनसंख्या में गिरावट इस संगठन के लिए एक विशेष चुनौती के रूप में उभर रहा है, आर्थिक चुनौती के रूप में उभर रहा है, क्योंकि कामगारों की संख्या, जो कि युवा कामगार हैं, उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। एक संकट आप सभी के सामने है, जलवायु परिवर्तन, क्योंकि एशिया पैसिफिक के कई महत्वपूर्ण देश हैं। आप देखेंगे कि उनकी अवस्थिति जो है वो समुद्र के आसपास पड़ती है,
और जलवायु परिवर्तन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि समुद्र जल स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए संगठन के जो सदस्य हैं वो जलवायु परिवर्तन से कारगर तरीके से निपटने का ध्येय रखते हैं और कोशिश उनकी यही है कि पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के तहत अपने लक्ष्यों को तय किया जाए। एक प्रकार से एपेक को अगर आप देखेंगे तो एपेक एक ऐसा संगठन है जो संधि से संचालित नहीं होता, यानी किसी प्रकार की ऐसी संधि नहीं की गई है जिससे इसका संचालन हो, बल्कि अलग अलग देश अपने लक्ष्यों को तय करके अपनी प्रतिबद्धताओं को घोषित करके उन लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करते हैं। तो इस संगठन की एक खास बात है, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों को तय करने की कोशिश इन सदस्य देशों के द्वारा की जाती है। एक मुद्दा एपेक को लेकर के लगातार उठ रहा है, वस्तुतः इसके 2025 के जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें आप देखेंगे कि हाल ही में दक्षिण कोरिया में ही एपेक की बैठक से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। लेकिन इस मुलाकात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने एपेक की बैठक को एक तरह से स्किप कर दिया, उसमें शामिल नहीं हुए और वो पहले से ही अपनी यात्रा समाप्त करके चले गए। शी जिनपिंग इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दृष्टिकोण है ये उनकी नीतियों के ही अनुरूप है, जिसमें वो प्रत्येक देश के साथ अलग से एक देश के साथ एक प्रकार की कूटनीति का ही इस्तेमाल करके उसके साथ अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये उनकी संरक्षणवाद की नीति के भी अनुरूप दिखाई दे रहा है, जिसमें वो बहुत बड़े स्तर पर दुनिया पर प्रशुल्क यानी टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं और अमेरिका के आर्थिक वर्चस्व को फिर से एस्टेब्लिश करने का, या आप कह सकते हैं कि वो अब अन्य देशों को जैसे चीन जैसे देशों को आर्थिक सहयोगी के रूप में न देख करके एक प्रतिस्पर्धी देश के रूप में देख रहे हैं। और उसके अंतर्गत उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर वैश्विक स्तर पर अमेरिका की सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए प्रशुल्कों का सहारा लिया है। तो ये अमेरिका की जो संरक्षणवाद की नीति है, प्रोटेक्शनिज्म की जो नीति है, उसी के अनुरूप है कि वो एपेक जैसे संगठन को स्किप कर रहे हैं और प्रत्येक देश के साथ खास प्रकार की कूटनीति का इस्तेमाल करना चाहते हैं अमेरिका के प्रभाव को एस्टेब्लिश करने के लिए। वहीं चीन क्या कर रहा है? चीन इस प्रकार के संगठनों का समर्थन करके या इस प्रकार के संगठनों में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देकर के, किस प्रकार के नियमों का हवाला देके? अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नियमों का हवाला देकर के, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर के, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक उदारीकरण में के रूप में अपने आप को पेश करके उदारीकरण के, लिबरलाइजेशन के, ग्लोबलाइजेशन के चेहरे के रूप में अपने आप को पेश कर रहा है। तो अमेरिका की अलग नीति है और चीन की अलग नीति है। चीन अपना चेहरा उदारवाद के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, विशेष तौर से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को लेकर के, या आप कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को लेकर के। और अमेरिका भिन्न तरीके से अपने आर्थिक वर्चस्व को संरक्षणवाद के माध्यम से एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और इसी संदर्भ में, इस पूरे सिनेरियो में ये संगठन की बैठक, शिखर सम्मेलन जो कि साउथ कोरिया सिटी में चल रही है, विशेष रूप से खास हो जाती है। अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एपेक की स्थापना 1989 में हुई थी। दूसरा कथन है भारत एपेक समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।